दुनिया में कभी कभी ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं कि सबसे शांतिप्रिय लोग भी उचित दंड की मांग करते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक खतरनाक अपराधी का व्यक्तित्व विकसित हुआ, जिसे अंततः अपने कृत्यों के लिए अधिकतम दंड मिला। 1993 की 29 जुलाई को एलिस, टेक्सास के जिले में बहुत गर्मी थी। गर्मी के बावजूद सड़क के मजदूर कट ऑफ रोड पर काम कर रहे थे। ब्रेक के दौरान उनमें से एक ने स्मिथ क्रीक के पीछे घने पत्तों में कुछ असामान्य देखा। एक रहस्यमय धूसर वस्तु लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी और हरे रंग से स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मजदूर ने खोज की जांच करने का फैसला किया। उसे कांटेदार तार को पार करना पड़ा और कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा। जब वह अजीब वस्तु से लगभग 10 मीटर दूर था, हवा में एक परेशान करने वाली अप्रिय गंध थी। मजदूर संदिग्ध स्थान की ओर बढ़े, लेकिन अप्रिय गंध के कारण उन्हें अपने चेहरे को कपड़ों से ढकना पड़ा। घनी वनस्पति में उन्होंने कुछ परेशान करने वाला देखा। उनकी खोज ने उन्हें तुरंत अधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। चूंकि उनके पास मोबाइल फोन नहीं थे, एक साथी स्थल पर रहा, जबकि दूसरा मदद के लिए पास के शहर टेलिको की ओर चल पड़ा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और निर्दिष्ट स्थान पर तुरंत पहुंच गए। क्षेत्र की जांच करते समय उन्होंने 300 मीटर की दूरी पर एक और परेशान करने वाली खोज की, जिसने जांच को जटिल बना दिया। तट पर पुल से लगभग 20 मीटर दूर एक व्यक्ति पाया गया। कपड़े अभी भी मौजूद थे। स्पष्ट रूप से उसे पुल से धक्का दिया गया था और धारा ने उसे जल्दी से किनारे पर ला दिया था। इस स्थान तक पहुंचना मुश्किल साबित हुआ, इसलिए पुलिस ने टेलिको के दमकल विभाग से मदद मांगी। विशेष उपकरण की मदद से आवश्यक उपाय किए जा सके। विशेषज्ञों की एक टीम सबूत की तलाश में अंधेरा होने तक घटनास्थल पर रही। जब जांचकर्ता क्षेत्र की जांच कर रहे थे, चिकित्सा विशेषज्ञों ने आवश्यक परीक्षण किए। विशेषज्ञों के अनुसार पहला पीड़ित एक युवा महिला थी। विशेषज्ञों ने एक चाकू के निशान और 22 कैलिबर की बंदूक से 2 गोली के निशान पाए। एक बड़े शिकार उपकरण के उपयोग के संकेत पाए गए। विशेषज्ञ के अनुसार यह उनके लंबे करियर में सबसे गंभीर मामला था। जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर विशेष चिन्ह पाए गए, जिनमें से कुछ जटिल प्रतीकों की तरह दिखते थे, हायरोग्लिफ्स की तरह। चिकित्सा परीक्षा ने असामान्य सर्जिकल हस्तक्षेप के निशान दिखाए। विशेषज्ञ के अनुसार यह विशेष क्रूरता का संकेत था। कलाइयों पर विशिष्ट निशान पाए गए, जो लंबे समय तक बंधक बनाए रखने का संकेत देते थे। विशेषज्ञों का मानना था कि व्यक्ति को कुछ समय तक कैद में रखा गया था। विशेषज्ञ ने निर्धारित किया कि सब कुछ खोज से लगभग 2 दिन पहले हुआ था। दूसरे मामले में परिस्थितियां अलग थीं। जांच ने सिर के क्षेत्र में 2 चोटें दिखाईं, संभवतः एक बंदूक से। प्रतिरोध के कोई निशान नहीं पाए गए। जांचकर्ताओं के अनुसार अपराधी ने पहचान को रोकने की कोशिश की, आधुनिक डीएनए पहचान विधियों के अस्तित्व को नहीं जानते हुए। सबूतों की स्थिति ने विशेषज्ञों के काम को काफी मुश्किल बना दिया। विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह थी कि विशेषज्ञों ने पीड़ितों के साथ अनुचित व्यवहार के संकेत पाए। युवक के विपरीत उसके पास कोई व्यक्तिगत सामान नहीं था। दुर्भाग्यवश कठिन मौसम की स्थिति और घटना के बाद से बीते समय के कारण सभी परिस्थितियों का पता लगाना असंभव था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कार्रवाई विशेष घृणा के साथ की गई थी। विकृत प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया गया। पर्यावरणीय कारकों की जांच से घटना का सटीक समय निर्धारित किया जा सका। यह संभवतः 26 से 27 जुलाई की रात को हुआ था। इस संस्करण की पुष्टि के लिए विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ से संपर्क किया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल पर कीड़ों के व्यवहार की जांच की और प्रयोगशाला विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि समय सीमा सही ढंग से निर्धारित की गई थी। आपराधिक जांचकर्ताओं ने एक अजीब विशेषता पर ध्यान दिया। पहली खोज के विपरीत दूसरे मामले में घटना के निशान कम स्पष्ट थे। इसने अपराधी के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में सवाल खड़े किए। संभवतः
उसने सोचा था कि सबूत पानी से छिप जाएंगे या धारा में बह जाएंगे, लेकिन उसकी गणना गलत साबित हुई। जांचकर्ताओं ने यह भी विचार किया कि घटना की कुछ विशेषताएं जांच को भ्रमित करने के प्रयास से नहीं जुड़ी थीं, बल्कि उनका एक अधिक परेशान करने वाला पृष्ठभूमि था। ऐसे मामले ज्ञात हैं जहां अपराधी अपने अपराधों की यादें संजो कर रखते हैं। घटना की प्रकृति एक सीरियल किलर की संभावित भागीदारी की ओर इशारा करती थी। खोज दल ने सबूतों के मिलने के स्थानों की सावधानीपूर्वक जांच की। कपड़ों की खोज पर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन पुल के पास कुछ नहीं मिला। हालांकि एक कांटेदार तार की बाड़ पर, जहां से मजदूर गुजरते थे, हल्के बाल मिले। जांचकर्ताओं के अनुसार यह खोज घटना से जुड़ी हो सकती है। दूसरे पीड़ित के कपड़ों की जेबों में एक काला बटुआ मिला, जिसमें गैरेट शहर का लाइब्रेरी कार्ड था, जो जेम्स ब्रायन किंग के नाम पर जारी किया गया था। लाइब्रेरी में जानकारी तुरंत सत्यापित नहीं की जा सकी। बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक इंतजार करना पड़ा। अगले दिन पुलिस को उसी छोटे शहर से 2 युवा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट मिली, जहां लाइब्रेरी स्थित थी। लापता व्यक्तियों के नाम ब्रायन किंग और क्रिस्टीना बेंजामिन थे। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जांचकर्ता परिवार के पते पर गए और उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मिला हुआ बटुआ दिखाया। उसने वस्तु की पहचान अपने लापता बेटे ब्रायन की संपत्ति के रूप में की। उसके साथ उसकी सौतेली बहन क्रिस्टीन बेंजामिन भी गायब हो गई, जो एक सुनहरे बालों वाली युवा महिला थी। पिता के अनुसार घटना से 3 दिन पहले आधी रात के करीब उसे कार के हॉर्न ने जगा दिया। एक अज्ञात वाहन ने घर के सामने 2 बार हॉर्न बजाया और फिर चला गया। उस समय ब्रायन बाहर झूले में लेटा हुआ था, जो उसकी आदतों के लिए असामान्य था। कुछ देर बाद, लगभग 10 से 15 मिनट बाद, वही कार फिर से दिखाई दी। पिता ने देखा कि उनका बेटा ड्राइवर से शांति से बात कर रहा था। जब उसने शांत बातचीत देखी तो आदमी ने अनुमान लगाया कि यह ब्रायन के दोस्तों में से एक होगा। वह पिछली सीट पर हल्के बालों वाले यात्री को भी देख सकता था, हालांकि वह ड्राइवर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। चूंकि उसे कुछ संदिग्ध नहीं लगा, पिता बाथरूम चले गए। जब वह वापस आए, न तो कार थी और न ही ब्रायन। उसने माना कि ब्रायन दोस्तों के साथ चला गया था और सुबह इस अजीब स्थिति पर चर्चा करने की योजना बनाई, इसलिए वह बस सो गया। लेकिन अगली सुबह बेटा घर नहीं आया और जैसा कि बाद में पता चला, क्रिस्टीना भी गायब थी। माता पिता ने परिचितों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी ने युवा दोस्तों को नहीं देखा था। क्रिस्टीना की एक छोटी बहन थी। वे एक कमरा साझा करती थीं। उसके बयान के अनुसार उस रात ब्रायन उनके पास आया और क्रिस्टीना को जगाया। भाई ने उसे बताया कि कुछ लड़के कार के साथ आए थे और उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित किया। क्रिस्टीना ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। वे दोनों खिड़की से घर छोड़कर चले गए। अंततः चिंतित माता पिता ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया। उन्होंने उल्लेख किया कि घटना से ठीक पहले क्रिस्टीना स्कूल में पैर में चोट लग गई थी। इस जानकारी की जांच करने के बाद यह पता चला कि विशेषज्ञों ने वास्तव में एक पुरानी चोट के निशान पाए। क्रिस्टीना के सुनहरे बाल थे, जिनकी तुलना बाड़ पर मिले बालों और उसके ब्रश के बालों से की गई। यह पता चला कि वे अलग थे, इसलिए विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि बाड़ पर मिले बाल समान बाल रंग वाले किसी अन्य व्यक्ति के हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने पीड़ित के जूतों पर विशेष फाइबर पाए। विशेषज्ञों ने पाया कि ये जापानी कारों में इस्तेमाल होने वाले फर्श मैट के समान लिंट थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि अज्ञात लोग रात में ठीक इसी तरह की कार में आए थे। ब्रायन के पिता को एक काली कार देखने की याद आई, लेकिन वह न तो मॉडल और न ही नंबर प्लेट पहचान सके। जांचकर्ता विशेष रूप से घटना की अस्पष्ट क्रूरता से परेशान थे। यदि यह बदले की कार्रवाई या व्यक्तिगत नफरत का मामला नहीं था, तो इसका मतलब था कि वे एक खतरनाक व्यक्ति से निपट रहे थे जो दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता था। इस बेतुकी हिंसा की एकमात्र व्याख्या अपराधी की बीमार प्रवृत्तियां हो सकती हैं। लापता लोगों के दोस्तों से बात करते हुए पुलिस को एक महत्वपूर्ण विवरण मिला। उस शाम क्रिस्टीना की जेसन नाम के एक युवक से मिलने की योजना थी। दुर्भाग्य से किसी भी छात्र को उसका उपनाम नहीं पता था।
स्थिति जटिल साबित हुई। हालांकि पुलिस से संपर्क करने वाले सभी गवाहों ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, जेसन मेस्सी। उसके एक परिचित को उसकी परेशान करने वाली प्रवृत्तियों के बारे में पता था। जेसन ने स्कूल छोड़ दिया, काम की कोशिश नहीं की, जंगली जानवरों में असामान्य रुचि दिखाई और अजीब स्मृति चिन्ह इकट्ठा किए। युवक ने अपनी असामान्य रुचियों को खुले तौर पर प्रदर्शित किया। एक दिन उसने एक परेशान करने वाला बयान दिया। विशेष उत्साह के साथ उसने अपने दोस्त को संकेत दिया कि अगर वह क्षेत्र में किसी घटना के बारे में सुने तो उसे याद करे। विवरण के अनुसार जेसन घुंघराले, लंबे बालों वाला एक गोरा युवक था। उसका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। उसकी मां ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया, शारीरिक दंड का इस्तेमाल किया और यहां तक कि भोजन तक पहुंच को सीमित कर दिया। पिता ने उसके जीवन में बहुत कम भाग लिया। किराए के भुगतान में समस्याओं के कारण परिवार लगातार रहने की जगह बदलता रहा। कभी कभी उन्हें कार में सोना पड़ता था। जेसन एक प्रतिकूल वातावरण में बड़ा हुआ। वह जल्दी ही शराब और प्रतिबंधित पदार्थों के संपर्क में आ गया। वह अक्सर कमजोरों के प्रति आक्रामकता और जानवरों के प्रति अजीब व्यवहार दिखाता था। जब जेसन अभी भी स्कूल में था, उसके पिता को लंबी जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक वह पहले ही अपने बेटे के विश्व दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाल चुका था। अपनी युवावस्था में जेसन विभिन्न छोटे अपराधों में शामिल था, जिसमें दूसरों के प्रति अवांछित ध्यान भी शामिल था। जब एक युवती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने उसे दंडित करने के लिए उसके पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाया और लंबे समय तक धमकियों के साथ उसे परेशान किया। जब परिवार में तीसरा बच्चा पैदा हुआ, जेसन ने अपने छोटे भाई के प्रति विशेष स्नेह दिखाया, लेकिन वयस्कों के प्रति उसकी नफरत और भी मजबूत हो गई। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के बारे में उसकी कल्पनाएं और भी परेशान करने वाली होती गईं। अपनी दादी की धार्मिक कहानियों के प्रभाव में उसे लगा कि वह शैतानों से बात कर रहा है और उनकी आवाजें सुन रहा है। उसी वर्ष जब 2 युवा लोगों की घटना हुई, उसे 120 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। एक पुलिस अधिकारी ने उसकी कार में एक घायल जानवर और तेज वस्तुओं का संग्रह पाया। दुर्भाग्य से उसे जल्दी रिहा कर दिया गया और स्पष्ट रूप से अब उसके कार्य बहुत अधिक गंभीर हो गए। अंत में जांचकर्ताओं ने मुख्य संदिग्ध को बातचीत के लिए बुलाने और गिरफ्तार करने का फैसला किया। जेसन को गंभीर कारक वाले एक गंभीर अपराध के संदेह में हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार जब हथकड़ियां उसकी कलाइयों पर क्लिक हुईं, तो वह अजीब ढंग से मुस्कुराया, जैसे वह इसका आनंद ले रहा हो। पुलिस ने ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी थी। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन आत्मविश्वास से कहा कि वह जल्द ही फिर से स्वतंत्र होगा। उसके अपार्टमेंट की तलाशी के बाद घटनाओं की कई समाचार कतरने, विशेष वीडियो रिकॉर्डिंग का एक छिपा हुआ स्थान, हथकड़ियों का एक पूरा बॉक्स और निशान वाले काटने के उपकरण मिले। कमरे में अंधेरे पंथों के बारे में किताबें और महिलाओं के कपड़े थे। भूरी सुबारू की जांच में विशेषज्ञों को संदिग्ध निशान मिले, विशेष रूप से अधिक डिक्की में पाए गए। वहां हल्के बालों वाली टेप भी मिली, जो स्पष्ट रूप से जेसन की नहीं थी। वाहन में गोला बारूद की रसीद, शिकार चाकू और भूरा कालीन भी मिला, जिसके फाइबर घटनास्थल पर पाए गए फाइबर से मेल खाते थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया और पशु क्रूरता के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि उसने सबूतों के संभावित स्थान का संकेत दिया और पुलिस को कथित स्थान पर ले जाने की पेशकश की। कई घंटों तक उसने अधिकारियों को जंगल में घुमाया, लेकिन खोज असफल रही। थाने लौटने के बाद जेसन ने एक वकील की मांग की और जांचकर्ताओं से बात करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली। एक अज्ञात सूचनादाता ने घटना में जेसन की भागीदारी की ओर इशारा किया। बाद में एक महत्वपूर्ण गवाह सामने आई, जिसने 26 जुलाई की शाम का अधिकांश समय जेसन के साथ बिताया था। उसने बताया कि वह रात 11 बजे घर से निकला था। युवती ने उसके असामान्य व्यवहार और आक्रामकता पर ध्यान दिया, जो संभवतः कुछ पदार्थों के सेवन के कारण था।
उसके लिए विशेष चिंता का कारण यह तथ्य था कि उसने उसके पास हथकड़ियां और हथियार देखा। हालांकि स्थिति संदिग्ध लगी, उसने संभावित परिणामों की चिंता के कारण अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। बाद में पता चला कि युवक के पास वास्तव में 22 कैलिबर की पिस्तौल थी। जांच से पता चला कि घटना में इसी प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया था। कार में मिले निशान जैविक नमूने लापता व्यक्तियों के थे। जांचकर्ताओं को घटना में जेसन की भागीदारी के अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष सबूत मिलते गए। इस दौरान वह यह नहीं बता सका कि वह उस शाम कहां था। उसके परिचितों ने जेसन के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया और कुछ को तो उसकी उपस्थिति में असहज महसूस होता था। जेसन की पूर्व शिक्षिका को याद आया कि उसने परेशान करने वाली तस्वीरों और शैतानी प्रतीकों में अजीब रुचि दिखाई। सहपाठियों ने अक्सर युवक के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। जेसन कुख्यात व्यक्तित्वों की प्रशंसा करता था, टेड बंडी और चार्ल्स मैनसन। शिक्षिका को याद आया कि कैसे जेसन ने पिछले महीनों में 93 के वर्ष के बारे में रहस्यमय संकेत दिए और इसकी तुलना 69 के वर्ष की घटनाओं से की जब मैनसन ने अपने कुख्यात कृत्य किए। हालांकि ऐसी बातें उसके लिए रोजमर्रा की थीं, इसलिए किसी ने उसके शब्दों को विशेष महत्व नहीं दिया। इस समय उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। घटना में जेसन के संभावित संबंध की ओर अधिक गहन जांच के लिए FBI एजेंटों को जांच में शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने केस फाइलों के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार किया। FBI विशेषज्ञ ने टिप्पणी की कि मामला विशेष क्रूरता से चिह्नित था। अपराधी ने पीड़ा पहुंचाने में एक अस्वस्थ रुचि दिखाई, जो पूरी तरह से हिरासत में मुख्य संदिग्ध के व्यवहार से मेल खाती थी। जांचकर्ताओं के अनुसार ब्रायन की बहन मुख्य लक्ष्य थी और जेसन ने लंबे समय से अपने इरादे पाले थे। दूसरा प्रभावित व्यक्ति एक यादृच्छिक गवाह था। जून 1991 में उसे उसके व्यक्तिगत नोट्स मिले, जिनकी सामग्री ने उसे परेशान कर दिया। विशेष चिंता महिलाओं की एक सूची थी, जिसमें विस्तृत विवरण था कि वह उनके साथ क्या करना चाहता था। क्रिस्टीना इस सूची में सबसे ऊपर थी। मिली डायरियों ने महिला को इतना डरा दिया कि वह मदद के लिए एक मनोचिकित्सा क्लिनिक गई। इन नोट्स की जांच के बाद मनोचिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला कि युवक दूसरों और खुद के लिए खतरा हो सकता है। उसे निरीक्षण और थेरेपी के लिए एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया। हालांकि विशेषज्ञ एंटी सोशल डिसऑर्डर के निदान पर असहमत थे। जांच के बाद अधिकांश डॉक्टरों ने इस मूल्यांकन का समर्थन नहीं किया, इसलिए जेसन को बिना उपचार के निर्देश के छोड़ दिया गया। बाद में युवक के व्यक्तिगत नोट्स जांच फाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उसकी कल्पनाओं ने लंबे समय तक पूरी तरह से उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया था। 17 मार्च 1994 को जेसन पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया, जिनके लिए राज्य में अधिकतम सजा निर्धारित थी। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपनी भागीदारी से इनकार किया और विश्वास था कि वह जल्द ही स्वतंत्र हो जाएगा। 3 सप्ताह बाद अदालती कार्यवाही शुरू हुई। टेक्सास के अभियोजक कार्यालय ने अधिकतम सजा मांगने का इरादा जताया। सुनवाई 28 सितंबर 1994 को शुरू हुई। अभियोजन के अनुसार जेसन मेसी ने 1993 के जुलाई के मध्य में एक दोस्त को अपने बुरे इरादों के बारे में बताया। उसने एक हथियार प्राप्त किया, गोला बारूद और अन्य वस्तुएं खरीदी और योजना बनाई कि कैसे क्रिस्टीना को घर से बाहर लाया जा सकता है। ब्रायन का उपयोग करते हुए उसने दोनों को पार्टी में ले जाने का वादा करके कार में बुलाया। घटनाओं ने एक दुखद मोड़ लिया। पहले ब्रायन शिकार बना और जब क्रिस्टीना भागने की कोशिश कर रही थी, जेसन ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद अपराधी भाग गया और केवल अधूरे निशान छोड़ गया। अभियोजन के लिए एक बड़ी समस्या कुछ महत्वपूर्ण भौतिक सबूतों की कमी थी। इस कारण कई सबूत केवल अप्रत्यक्ष थे। अदालत द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष ने जांच के पूर्वाग्रह पर जोर दिया। उनके शब्दों के अनुसार असामान्य युवक के बारे में जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने अन्य संभावित भागीदारों पर विचार करना बंद कर दिया। वकील ने विशेष रूप से जोर दिया कि अधिकांश सबूत अप्रत्यक्ष थे और अभियोजन पक्ष के निष्कर्ष अटकलों पर आधारित थे।
बचाव पक्ष ने दूसरे व्यक्ति की भूमिका की और अधिक गहन जांच की मांग की, जो घटना के दौरान वाहन चला रहा था। अदालत में जेसन एक संयमित व्यवसायी का प्रभाव छोड़ता था। उसके बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के कठिन अतीत पर ध्यान केंद्रित किया। जेसन की बहन ने गवाह के रूप में पेश होकर अपने कठिन जीवन का वर्णन किया। हालांकि ये बयान बचाव पक्ष के खिलाफ चले गए जब अभियोजन पक्ष ने इस ओर इशारा किया कि सभी कठिनाइयों के बावजूद बहन एक सम्मानजनक जीवन बना सकी और कानून नहीं तोड़ा। इसका मतलब था कि पिछली मुसीबतें इतने गंभीर गैर कानूनी कृत्यों के औचित्य के रूप में नहीं मानी जा सकती। मुकदमे में विशेषज्ञों ने गवाही दी। विशेषज्ञों ने पाया कि घटना आक्रामकता का परिणाम थी, इसलिए युवक की रिहाई समाज के लिए एक गंभीर खतरा हो सकती थी। मुख्य गवाहों में से एक क्रिस नोवलिन था, वही दोस्त जो उस कार को चला रहा था जिसमें युवा लोगों को ले जाया गया था। वही था जिसने बाद में गुमनाम रूप से जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। युवक ने अपनी अप्रत्यक्ष भागीदारी के परिणामों में राहत के बदले अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग का समझौता किया था। क्रिस की कहानी के अनुसार जेसन ने उसे मीटिंग के लिए ड्राइव करने के लिए मनाया। एक कहानी गढ़कर उसने दावा किया कि उसका क्रिस्टीना के साथ रिश्ता था। हालांकि यह सच नहीं था। क्रिस ने इस पर विश्वास कर लिया जब उसने देखा कि युवा लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे थे। समूह एक पुल के पास एक दूरदराज के स्टेशन तक गया। वहां जेसन ने दोस्त को अपने साथियों के बारे में, अपने इरादों के बारे में बताया जिनमें गंभीर परिणाम शामिल थे। हालांकि क्रिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसका दोस्त अक्सर ऐसी बातें कहता था लेकिन कभी उन्हें अंजाम नहीं देता था। उसने सोचा कि यह उन्हें अकेला छोड़ने का संकेत था और वह चला गया। मिली डायरी प्रविष्टियों क्रिस्टीना के साथ घटना की परिस्थितियों और जेसन के अतीत के संबंध में गंभीर चिंताएं थीं। हथियार की दुकान के एक कर्मचारी ने जेसन को गोला बारूद की बिक्री की पुष्टि की। जांच ने दोनों घटनास्थलों पर पाए गए गोला बारूद से इनकी समानता दिखाई। अगले दिन जेसन एक कार धुलाई केंद्र गया, जहां उसने अपने वाहन को अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ किया। फिर भी विशेषज्ञ वहां महत्वपूर्ण सबूत पाने में सफल रहे। जेसन की मां ने बताया कि घटनाओं से ठीक पहले वह एक धार्मिक समुदाय में शामिल हो गया था। कुछ समय के लिए उसे लगा कि उसका बेटा वास्तव में बेहतर के लिए बदल गया था, लेकिन उसके व्यक्तिगत नोट्स के अनुसार वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। अभियोजन पक्ष को अभी भी उस व्यक्ति के कृत्यों की पूरी गंभीरता का आकलन करना था, जिसे अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता था। अदालती कार्यवाही के दौरान एक अनपेक्षित खोज हुई। घटनास्थल के पास के जंगल में टहलने वाले एक यात्री ने एक पुराना फ्रिज देखा। जिज्ञासावश उसने अंदर देखा और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। फ्रिज में जानवरों के अवशेष थे। इसके अलावा उसमें 4 लाल पीली नोटबुक थीं, जो जेसन की थीं। वे अनियमित हस्तलेख में लिखी गई थीं और कार्यों की पुस्तक कहलाती थीं। ये डायरियां 89 से 93 तक लिखी गई थीं और युवाओं की घटना की तारीख पर समाप्त हुईं। नोट्स में जेसन ने जानवरों के साथ अपने प्रयोगों का वर्णन किया और क्रिस्टीना के बारे में अपनी विस्तृत योजनाएं बताईं। आंशिक रूप से उसके कार्य उसकी मां के प्रति नकारात्मक भावनाओं से जुड़े थे। उसकी दादी का भी कुछ प्रभाव हो सकता है, जो उसे लगातार अंधकार की शक्तियों के बारे में बताती थी। इन नोट्स ने अभियोजन पक्ष को अंतिम रूप से आश्वस्त कर दिया कि क्रिस्टीना के साथ की घटना सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थी। उनके पास सबूत थे कि कैसे जेसन अपनी डायरी के अपने शब्दों के अनुसार विशेष बन गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलों के बाद जूरी विचार विमर्श के लिए चली गई। 3 घंटे बाद उन्होंने जेसन मैसी को 2 गंभीर आरोपों में दोषी पाया। अब अधिकतम सजा के निर्णय के लिए मामले की सभी परिस्थितियों की जांच की जानी थी। अभियोजन पक्ष डायरी प्रविष्टियों पर निर्भर था। गणनाओं के अनुसार जेसन ने 41 बिल्लियों, 32 कुत्तों और 7 बछड़ों के मामलों का वर्णन किया। उसके कुछ परिचितों के अनुसार यह युवक आक्रामक व्यवहार को शक्ति का प्रतीक मानता था और इसे प्रदर्शित करने का प्रयास करता था। उसके व्यक्तिगत नोट्स से पता चला कि वह रुकने का इरादा नहीं रखता था।
अपनी अंतिम टिप्पणियों में उसने अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध अपराधी बनने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा, अगले 20 वर्षों में 1000 घटनाओं के स्वयं निर्धारित लक्ष्य के साथ। जूरी को 12 अक्टूबर 1994 को सबसे कठोर फैसला सुनाने में केवल 15 मिनट लगे। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह सजा पीड़ितों के प्रति दोषी के कृत्यों से अधिक मानवीय थी। जब जेसन को विशेष वार्ड में स्थानांतरित किया गया, उसने दावा किया कि जंगल में एक गुप्त स्थान है जिसके बारे में केवल वह जानता है, जहां जंगली जानवरों के सबूत और अवशेष छिपे हैं। आश्चर्यजनक रूप से अभियुक्त अपनी सजा से चकित था। उसके वकील अपील करते रहे। आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न समर्थक समूह जेसन के पक्ष में आए, जिनमें एक कनाडाई संगठन भी शामिल था जो मृत्युदंड का विरोध करता था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने फैसले को बहुत कठोर माना। हालांकि सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। जेल में जेसन ने पत्रकारों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया। उसने दावा किया कि वह अपने कृत्यों को समझता है और बदल गया है, और सभी को अपनी निर्दोषता के बारे में विश्वास दिलाने की कोशिश की। सौभाग्य से इन अप्रामाणिक बयानों पर ध्यान नहीं दिया गया और इस खतरनाक व्यक्ति की वाणी शांत हो गई। 3 अप्रैल 2001 की शाम को जेसन को सजा के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। उसे उसका अंतिम स्वयं चुना भोजन परोसा गया। प्रक्रिया से पहले जेसन ने उन लोगों के परिजनों से बात की जिन्हें उसने पीड़ा पहुंचाई थी। उसने क्रिस्टीना के माता पिता से कहा कि उनकी बेटी को उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ा जितना वे सोचते हैं। फिर वह अपनी मां और दादी की ओर मुड़ा और कहा कि जो हुआ उसने उनके परिवार को और करीब ला दिया, इसलिए वह अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जेसन ने अपने पहले के शब्दों को दोहराया कि उसने क्रिस्टीना को नदी के किनारे छोड़ दिया था। जब प्रक्रिया शुरू हुई, उसने बाइबल की एक पंक्ति का उद्धरण दिया, जो पाप रहित है वह पहला पत्थर फेंके। शाम 6:20 पर प्रक्रिया का अंत आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। इसके बाद कानून प्रवर्तकों ने नदी के किनारे और जल में व्यापक खोज अभियान आयोजित किए, उस स्थान के पास जहां पहले जांच के लिए महत्वपूर्ण खोज की गई थी। क्या आत्मिक पीड़ा को इतनी चतुराई से छिपाना संभव है कि यहां तक कि निकटतम रिश्तेदार भी चेतावनी के संकेतों को नहीं देख पाते जब तक कि अपरिहार्य नहीं हो जाता? यह कहानी अगस्त 2020 में इटली में शुरू होती है। विवियाना पारिसी अपने छोटे जियोले और पति डैनियले मंडेला के साथ वेनेटिको के शांत शहर में रहती थीं, जिसकी आबादी लगभग 4000 थी। विवियाना एक नाइट क्लब में डीजे के रूप में काम करती थी। टूरिन में जन्मी, वह डैनियले के साथ रहने के लिए वेनेटिको चली गई, जो भी एक डीजे था। वे साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक संगीत का निर्माण करते थे। क्षेत्र के स्थानीय संगीत परिदृश्य और नाइट लाइफ में जोड़ा काफी सफल और प्रसिद्ध माना जाता था। पति पत्नी अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करते थे। विवियाना अक्सर तस्वीरें और वीडियो साझा करती थी, खासकर जियोले के साथ कई रिकॉर्डिंग। वह छोटे बच्चे का चेहरा नहीं छिपाती थी, जिसे कई लोग सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए जोखिम भरा मानते थे। कुछ लोगों ने विवियाना को इस खुलेपन के खतरों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। 3 अगस्त 2020 की सुबह डैनियले और विवियाना के लिए सामान्य रूप से शुरू हुई। दिन घटनापूर्ण होने वाला था। जोड़े को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करना था। हालांकि विवियाना की अतिरिक्त योजनाएं थीं। पहले वह एक विज्ञापन एजेंसी जाना चाहती थी और फिर अपने बच्चे के लिए नए जूते खरीदना चाहती थी। इसलिए उसने दिन के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए उसे साथ ले जाने का फैसला किया। उस दिन विवियाना अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गई। खाना बनाने और सब कुछ पैक करने के बाद वे बच्चे के साथ सुबह 10 बजे के करीब निकल पड़े। उनका रास्ता मिलाजे टोल बूथ से होकर गुजरा, जहां से वे पालेर्मो की ओर राजमार्ग पर आगे बढ़े। बाद में उनका वाहन मैसीना पालेर्मो राजमार्ग पर तुर्दी सुरंग में निगरानी कैमरों द्वारा कैद किया गया। वहीं एक परेशान करने वाली घटना हुई। विवियाना की कार का टायर पंचर हो गया, जिससे वह सड़क कर्मचारियों की एक सेवा कार को हल्का सा छू गई। सौभाग्य से दुर्घटना मामूली थी क्योंकि गति कम थी।
सुरंग से बाहर निकलने के बाद वह तुरंत अगले पार्किंग स्थल पर रुक गई, जो केवल कुछ दर्जन मीटर दूर था। कई गवाहों ने देखा कि विवियाना अपनी ओपल कोर्सा से बाहर निकली। कार में क्षति देखकर राहगीर चिंतित हो गए और यह सुनिश्चित करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की कि वह ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुए। ये मानते हुए कि घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, गवाह अलग हो गए। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया गया। पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने वाहन की जांच की और कोई चिंताजनक संकेत नहीं पाए जो यह दर्शाते हों कि चालक या यात्री को कुछ हुआ था। अंदर उन्हें पैसे, एक हैंडबैग और डैशबोर्ड पर 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र मिले। हालांकि न तो विवियाना और न ही ज्वेल आसपास कहीं मिले। काफी समय बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। इस समय उसका पति स्टूडियो में था और अपनी पत्नी और छोटे बेटे की वापसी का इंतजार कर रहा था। वह लगातार उसका नंबर डायल कर रहा था, लेकिन बिना किसी सफलता के। जब कहानी की नायिका शाम तक नहीं लौटी, तो पूरा परिवार घटना को लेकर चिंतित होने लगा। पति ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया, जहां उसे यातायात घटना के बारे में पता चला और यह कि उसके रिश्तेदार लापता थे। अधिकारियों ने विवियाना और जुएली की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि वह कम से कम एक दुर्घटना में शामिल थी जिसकी जांच की आवश्यकता थी। समाचार की लंबी अनुपस्थिति को देखते हुए पति अधिक चिंतित हो गया और रिश्तेदारों ने असफलतापूर्वक कोई जानकारी खोजने की कोशिश की। खोज के तीसरे दिन डैनियल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा, घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 5 दिनों तक, 8 अगस्त तक, विवियाना और उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे लापता लोगों की सूची में शामिल कर दिया गया और स्वयंसेवकों ने अपनी खोज जारी रखी। विवियाना की छोड़ी गई कार के आसपास के क्षेत्र की तलाशी के लिए समूह बनाए गए। 8 अगस्त को विशेष रूप से प्रशिक्षित खोज कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक परिणाम मिला। दोपहर 3 बजे के करीब उन्होंने खोज दलों को विवियाना के स्थान तक पहुंचाया, जो छोड़ी गई कार से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। उसे एक दर्शनीय मंच के नीचे घने झाड़ियों में पाया गया। इस समय तक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन स्थान वनस्पति से अच्छी तरह छिपा हुआ था। विवियाना के पति को दुखद समाचार मिला, जिससे वह गहराई से विचलित हो गया। हालांकि अब तक जोएले का कोई निशान नहीं मिला था। सभी लड़के की किस्मत को लेकर चिंतित थे। जांचकर्ताओं ने विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाया, जिसमें यह संभावना भी शामिल थी कि उसे दूर ले जाया गया था और वह किसी अन्य स्थान पर था। विशेषज्ञों ने प्रयोगशाला में खोज की विस्तृत जांच की। विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय प्रभावों के निशान पाए। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी विशेषताएं दुर्भाग्यपूर्ण क्षण के बाद ही विकसित हो सकती थीं। विवियाना में काफी ऊंचाई से गिरने के लिए विशिष्ट चोटें पाई गईं। उसे एक चट्टानी उभार के नीचे पाया गया, जो 5 मीटर से अधिक ऊंचा था। पुलिस ने गिरने के सिद्धांत की जांच की। घटना की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जांचकर्ताओं ने विवियाना के निजी जीवन की जांच शुरू की। जांच के दौरान उसके पति डैनियल पर संदेह हुआ। हालांकि टूरिन की महिला के सभी परिचितों और रिश्तेदारों ने उसके बारे में केवल सकारात्मक बातें कहीं। हाल के दिनों में वियाना वेनिस में रहती थी, जहां उसके पति और बेटे के अलावा उसके पास कोई करीबी नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि यह सब सख्त महामारी प्रतिबंधों के दौरान हुआ। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह मानने का कारण दिया कि विवियाना अवसाद की स्थिति में हो सकती थी। इस समय के दौरान कई लोगों को जीवन में अचानक बदलाव से निपटने में कठिनाई हुई, जो कभी कभी त्रासद परिणामों का कारण बना। विवियाना और उसके पति के काम के क्षेत्र को देखते हुए मनोरंजन स्थल जहां वे काम करते थे, उनका व्यवसाय लागू प्रतिबंधों से काफी प्रभावित हुआ। इस स्थिति ने वित्तीय कठिनाइयां पैदा कर सकती थीं और परिवार में तनाव पैदा कर सकती थीं। हालांकि डैनियल ने दावा किया कि जोड़े को कोई गंभीर समस्या नहीं थी। बाद में उसने बताया कि क्वारंटाइन शुरू होने के बाद विवियाना बदल गई थी। वो बहुत चिंतित हो गई। महामारी उनके परिवार को कैसे प्रभावित करेगी, इसको लेकर परेशान थी और विशेष रूप से जोएली के बारे में चिंतित थी। धीरे धीरे यह एक वास्तविक बीमारी का डर बन गया। भावनात्मक तनाव के कारण
विवियाना अस्पताल पहुंची, लेकिन जल्द ही छुट्टी दे दी गई। बाद में उसमें लगातार मूड स्विंग विकसित हुए। उसके रिश्तेदारों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन ध्यान दिया कि अगस्त में उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ, हालांकि कभी कभी अनुचित डर पैदा होता था। हालांकि उनके लिए स्थिति का सटीक आकलन करना मुश्किल था। वे दूर रहते थे और विवियाना से केवल दूर से संवाद करते थे। जोएली की किस्मत के बारे में आज तक कुछ नहीं पता है। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि घटना के बाद विवियाना बच्चे के साथ एक चट्टान पर गई, जहां से वह कभी नहीं लौटी। दुर्भाग्य से खोज अभियानों से कोई परिणाम नहीं मिला। न तो खोजी कुत्ते और न ही ड्रोन कोई निशान पा सके। विवियाना के कंप्यूटर की जांच करते समय जांचकर्ताओं ने प्रकाश पिरामिड में उसकी विशेष रुचि देखी। यह एक असामान्य कला वस्तु है जिसे कलाकारों ने सौंदर्य, सद्भाव और शांति के प्रतीक के रूप में कल्पना की थी, एक अन्य वस्तु के विपरीत। निर्माण के केंद्र में एक सर्पिल पथ है जो प्रकाश और ज्ञान के मार्ग का प्रतीक है। कई लोगों ने विवियाना सहित प्रकाश पिरामिड में कुछ विशेष देखा और इसे आध्यात्मिक महत्व दिया। स्पष्ट रूप से महामारी के दौरान जब वह अपने प्रियजनों के बारे में बहुत चिंतित थी, उसने इस असामान्य संरचना में सांत्वना पाई। जांचकर्ताओं ने इस आकर्षण और रहस्यमय घटना के बीच एक संभावित संबंध देखा। घटना से ठीक पहले विवियाना ने दृढ़ता से प्रकाश पिरामिड का रास्ता पूछा था और अपने बेटे के साथ वहां एक विशेष अनुष्ठान करने की बात की थी। उल्लेखनीय था कि उस सुबह उसकी कार वास्तव में इस कला वस्तु की ओर जा रही थी, जो उनके घर से 140 किलोमीटर दूर थी। हालांकि यह अस्पष्ट रहा कि महिला ने अपने पति को क्यों धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि वह कुछ काम करने और शॉपिंग सेंटर जा रही थी। जांचकर्ताओं ने एक और सिद्धांत विकसित किया। क्या विवियाना के पति ने खुद कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ा था? इस मामले में यह घटना में उसकी संभावित भागीदारी का संकेत हो सकता है। संभवतः मुख्य पात्र एकांत की तलाश में था। सोशल मीडिया पर उसके अंतिम पोस्ट एकाकीपन और उससे जुड़े अनुभवों के विचारों से भरे थे। शायद वह अपनी आध्यात्मिक खोज को अपने पति के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। विवियाना के धार्मिक विचारों की गंभीरता की जांच करते समय जांचकर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में कुछ असामान्य कार्यों की खोज की। वह अपने डर से सांत्वना की तलाश में अक्सर पवित्र ग्रंथों की ओर मुड़ी। लोगों ने उसे सार्वजनिक स्थानों पर बाइबल के साथ देखा। स्थिति ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब वह पहली बार चर्च के सामने प्रकट हुई और पवित्र शास्त्र से अंश जोर से पढ़ने लगी। अंततः विवियाना के रिश्तेदारों ने भी जानकारी की पुष्टि की। जैसा कि पता चला, वे वास्तव में इन विवरणों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में उसके व्यवहार में असामान्यताएं देखी थीं। वह अपने और जोएल के लिए संभावित खतरे को लेकर चिंतित थी। पिरामिड में सुरक्षा पाने की उम्मीद कर रही थी, हालांकि उसने कभी भी अपने या जोएल को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं दिखाया। कानून प्रवर्तकों ने घटनास्थल पर एक विचित्रता देखी। ऊंचाई पर एक असामान्य निर्माण था, एक खंभा जिस पर केवल काफी प्रयास से चढ़ा जा सकता था। यह संदेहास्पद लगा कि विवियाना अकेले ऐसा कर पाती। खोज का स्थान सीधे खंभे के नीचे था, जो जांचकर्ताओं को संदिग्ध लगा। एक स्वतंत्र कूद में गति किसी व्यक्ति को बहुत दूर ले जाती। खंभे पर विवियाना के निशानों की कमी ने और भी सवाल खड़े किए। अगर वह वास्तव में इस पर चढ़ने की कोशिश करती तो सतह पर अनिवार्य रूप से निशान छूट जाते। इसके अलावा केवल 5 मीटर की ऊंचाई इतनी गंभीर चोटों के लिए अपर्याप्त लगती थी। हालांकि इस क्षेत्र में कई जंगली जानवरों की उपस्थिति से ये सभी विसंगतियां समझाई जा सकती थीं। यह अनुमान भी लगाया गया कि विवियाना को उस क्षण घबराहट का दौरा पड़ा हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया कि वे जंगल में बहुत दूर चले गए थे, जहां उनकी जानवरों से मुलाकात हुई। पार्किंग स्थल से महिला के व्यवहार के बारे में गवाहों के बयान अलग अलग थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने बेटे को उसकी बाहों में देखा। दूसरों ने कहा कि वह अकेले कार से उतरी, बिना किसी सामान के। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक बड़ा बैग देखा जो वह ले जा रही थी। एक बुजुर्ग जोड़े ने एक दिलचस्प विवरण बताया।
कार पार्क करने के बाद दो अजनबी महिला के पास आए और उन्होंने मदद की पेशकश की। वे साथ मिलकर झाड़ियों में चले गए, जहां से वह कभी वापस नहीं लौटी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मीडिया के माध्यम से इन दो व्यक्तियों से बयान देने के लिए पुलिस से संपर्क करने का अनुरोध किया। केवल वे ही निश्चितता से बता सकते थे कि महिला अकेली थीं या नहीं। जांचकर्ताओं ने सभी उपलब्ध स्रोतों से जानकारी की तलाश की। चूंकि विवियाना के मिलने के स्थान पर बड़े जानवरों के निशान पाए गए थे, उन्होंने स्थानीय कुत्ता मालिकों का डेटा भी जांचा। इस क्षेत्र में कई बड़े कुत्तों के मालिक रहते थे। जांचकर्ताओं ने उनमें से हर एक से बात की, लेकिन कोई भी उपयोगी जानकारी साझा नहीं कर सका। साथ ही कानून प्रवर्तकों ने विवियाना के मार्ग के साथ निगरानी फुटेज की जांच करके उस सुबह की घटनाओं की सावधानीपूर्वक जांच की। राजमार्गों पर उसके मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुनर्निर्मित करने में सफलता मिली। जांच के दौरान एक अजीब विवरण सामने आया। जब विवी टोल बूथ पर पहुंची तो उसने दावा किया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे क्रेडिट कार्ड भुगतान की पेशकश की गई। हालांकि यह असामान्य लगा, क्योंकि उसके पास नकद और बैंक कार्ड दोनों थे। आखिरकार उसने शॉपिंग की योजना बनाई थी। अगली बार उसे पड़ोसी उपनगर में एक पेट्रोल पंप पर कैमरों द्वारा कैद किया गया। यह पता चला कि उसने ठीक इसी पेट्रोल पंप के लिए 70 किलोमीटर का एक बड़ा चक्कर लगाया था। यह चयन जांचकर्ताओं को भ्रमित कर गया, क्योंकि रास्ते में कई अन्य पेट्रोल पंप थे। उल्लेखनीय था कि विवी ने पेट्रोल पंप पर बिना किसी समस्या के नकद भुगतान किया, टोल बूथ पर अपने व्यवहार के विपरीत। जांच के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण यह था कि ज्वेल पेट्रोल पंप पर अपनी मां के साथ कार में बैठा था। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने ध्यान दिया कि सब कुछ सामान्य दिख रहा था और कोई चिंताजनक संकेत नहीं थे। उसके अनुसार उनके जाने के लगभग 10 मिनट बाद सुरंग में घटना हुई। जांचकर्ताओं ने विभिन्न संस्करणों की जांच की, जिसमें यह अनुमान भी शामिल था कि टक्कर के दौरान ज्वेल के साथ कुछ हुआ हो सकता है। हालांकि घटना स्वयं महत्वहीन लगी। इस संस्करण के अनुसार रुकने के बाद स्थिति को समझते हुए विवियाना ने एक अटल निर्णय लिया हो सकता है। हालांकि यह सिद्धांत जल्द ही महत्व खो बैठा। वाहन के अंदर किसी घटना के कोई निशान नहीं मिले। मूल संस्करण की पुष्टि न होने के बाद जांचकर्ताओं ने एक अन्य मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। इसने माना कि डैनियल मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है और विवियन बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। संभवतः उसने इस यात्रा को मुश्किल रिश्ते से बाहर निकलने का मौका माना। लेकिन यह संस्करण भी पुष्टि नहीं पा सका। डैनियल के पास एक मजबूत अलिबी था। इस समय वह स्टूडियो में काम कर रहा था, जिसकी पुष्टि कई गवाहों और निगरानी फुटेज ने की। इसके अलावा सभी परिचितों ने उसे एक दोस्ताना और सुखद व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। किसी को विश्वास नहीं था कि वह अपने रिश्तेदारों को दुख पहुंचा सकता है। इस घटना की असामान्य परिस्थितियों ने जांचकर्ताओं को एक बंद गली में ला दिया। यह समझने के लिए कि क्या हुआ था, बच्चे को खोजना जरूरी था। विशेष रुचि विवियन के फोन पर उसके पति से एक वॉइस मैसेज ने जगाई। जब खोज शुरू हुई, पति उससे संपर्क नहीं कर सका और एक अजीब रिकॉर्डिंग छोड़ी। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, वे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ऐसा लगा जैसे वह किसी विशेष घटना के बाद उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। इन सभी ने कई सवाल खड़े कर दिए। बेशक जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह किसी तरह जेवेली से जुड़ा था। उन्होंने इस छोटी ध्वनि रिकॉर्डिंग को एक महत्वपूर्ण सुराग माना, जो विवियाना के कार्यों के कारणों को स्पष्ट कर सकता था। हालांकि डैनियल ने बताया कि वह केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चे की चिंता कर रहा था और इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। उसकी पत्नी का फोन घर पर रह गया था। वह उसे नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ, इसलिए उसने केवल अनुमान लगाया कि कुछ बुरा हुआ था। ऐसा लगा कि पति सब कुछ नहीं बता रहा था। हालांकि रिश्तेदारों ने इसका जोरदार खंडन किया, जांचकर्ताओं के लिए यह स्पष्ट होता गया। पिछले कुछ महीनों में विवियाना गंभीर चिंता और बाध्यकारी भय से पीड़ित थी। उसे अपनी भावनात्मक स्थिति के साथ कठिनाइयां थीं। यह पता चला कि उसे दवाएं और थेरेपी भी निर्धारित की गई थीं। हालांकि
इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिल सकी कि उसने वास्तव में कोई उपचार लिया था। उसके पति ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि विवियाना ने शायद विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाएं नहीं ली थीं। डेनियला के अनुसार उसे पिछले डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं पर भरोसा नहीं था। स्थिति तेजी से चिंताजनक होती गई। यह पता चला कि महिला एक अस्थिर स्थिति में जेवेली के साथ अकेली थी। उसे अप्रत्याशित परिणामों वाला दौरा पड़ सकता था। विवियाना स्पष्ट रूप से दूसरों के लिए और खुद के लिए भी खतरा थी। हालांकि रिश्तेदारों ने समस्या को नजरअंदाज करना और ऐसा व्यवहार करना पसंद किया जैसे सब कुछ ठीक था। शायद इसी वजह से एक दुखद अंत हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि जेवेली के साथ भी कुछ बुरा हुआ था। 16 अगस्त की देर शाम को वे 2 गवाह पुलिस स्टेशन आए जिन्हें मीडिया के माध्यम से खोजा जा रहा था। यह पता चला कि वे एक पति पत्नी थे और उन्होंने टेलीविजन पर दिखाई गई तस्वीरों में विवियाना को नहीं पहचाना था, इसलिए वे घटना के बारे में नहीं जानते थे। गवाहों को पता चला कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें खोज रही थीं। चश्मदीदों ने पुष्टि की कि उन्होंने जुएली के साथ विवियाना को देखा था। कार की घटना के बाद दोनों अक्षत दिखाई दे रहे थे। छोटा विवियाना की बाहों में था और होश में था। केवल महिला का व्यवहार ही असामान्य लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बस कहीं जा नहीं रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रही थी और छिपने की कोशिश कर रही थी। विवियाना जुएली को इस तरह पकड़े हुए थी जैसे वह उसे किसी खतरे से बचाना चाह रही हो। जब वह झाड़ियों के बीच से गुजरी, 2 गवाह उसका पीछा कर रहे थे। वे आश्वस्त थे कि कुछ गलत था और मदद करना चाहते थे, लेकिन विवियाना जल्दी ही घनी वनस्पति में गायब हो गई। वह पुकार का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए 15 मिनट बाद खोज रोक दी गई। विवियाना के मिलने तक आगे की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता था। गायब होने के 15 दिन बाद भी जुएली का स्थान अज्ञात था। हालांकि जांचकर्ता अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उदाहरण के लिए उन्हें 17 मार्च का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र मिला। दस्तावेजों ने विवियाना की स्थिति के बारे में मनोचिकित्सीय मूल्यांकन का खुलासा किया। विशेषज्ञों ने पैरानोइया से प्रेरित मानसिक विघटन और तथाकथित रहस्यमय संकट का निदान किया। इस स्थिति में व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह पृथ्वी पर एक विशेष दैवीय मिशन पूरा कर रहा है। डॉक्टरों ने इसे पैरानॉइड अभिव्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया। इस दौरान विवियाना ने अपनी तार्किक सोच की क्षमता बनाए रखी, लेकिन गलत विश्वासों के कारण उसकी वास्तविकता की समझ विकृत हो गई। अब यह समझ में आया कि वह चर्च के सामने बाइबल क्यों पढ़ती थी और अन्य अजीब कार्य क्यों करती थी, जिनके बारे में परिवार बात नहीं करना चाहता था। स्थिति डैनियल के काम से और जटिल हो गई। टीजे के रूप में अपने काम के अलावा वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। अपनी छोटी बस से वह आगंतुकों को कब्रिस्तान ले जाता था। महामारी के चरम पर उसके पास कई असाइनमेंट थे, लेकिन इस गतिविधि में बीमार लोगों के संपर्क में आने का जोखिम था, जिससे विवियाना की चिंता और बढ़ गई। 19 अगस्त को कुछ अप्रत्याशित हुआ। डैनियल ने अपने बच्चे की खोज में भाग लेने का फैसला किया। उसने जोर दिया कि अधिकारियों की जोई को खोजने और यह पता लगाने की अक्षमता कि उसके साथ क्या हुआ ने उसे निराशा में धकेल दिया। विधुर ने स्वयं सेवकों का एक समूह संगठित किया, मुख्य रूप से परिवार के दोस्तों और अपनी पत्नी के परिचितों से। आश्चर्यजनक रूप से उसी शाम विवियाना के मिलने के स्थान के पास के क्षेत्र की जांच करते समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की। मां और जोई के गायब होने के बाद से एक स्वयंसेवक ने जोई की उपस्थिति के निशान पाए। चिकित्सा रिकॉर्ड के कारण जोई की पहचान की पुष्टि की जा सकी। जोई अपनी मां के मिलने के स्थान से 700 मीटर दूर था। प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण घटनाओं का सटीक क्रम स्थापित नहीं किया जा सका। यहां तक कि यह खोज भी घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद नहीं कर सकी। हालांकि विधुर की राय में यह अपर्याप्त पुलिस कार्य की ओर इशारा करता था। वह आश्चर्यचकित था कि वे इस स्थान को पहले क्यों नहीं खोज सके, क्योंकि विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के बिना भी सही दिशा निर्धारित की जा सकती थी। जांचकर्ता जोई के गायब होने में विवियाना की भागीदारी के सिद्धांत का पीछा करते रहे।
मां के कार्यों का क्रम निर्धारित करने की कठिनाई से जांच जटिल हो गई, जिसे मानसिक समस्याएं थीं। एक सिद्धांत था कि विवियाना और उसका बेटा बस जंगल में भटक गए होंगे। जबकि विशेषज्ञ सबूतों की तलाश कर रहे थे, नए चिकित्सा दस्तावेज सामने आए। यह पता चला कि विवियाना ने जून के अंत में पहले ही कुछ अपरिवर्तनीय करने का प्रयास किया था। उसने अपनी दवाओं की निर्धारित खुराक से अधिक ले ली थी। इस घटना से पहले महिला ने इन दवाओं को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। इस खोज के बाद रिश्तेदारों की चुप्पी और भी अजीब लगी। स्पष्ट रूप से विवियाना का पति उसकी कठिन स्थिति के बारे में जानता था। फिर भी उसने अपनी पत्नी और उसकी समस्याओं पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया। अंत में जांचकर्ताओं को पता चला कि घटना से ठीक पहले पति ने तलाक के बारे में एक वकील से परामर्श करना शुरू कर दिया था। विवियाना को शादी समाप्त करने के उसके इरादे के बारे में पता चला। चिकित्सा परीक्षण लड़के के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई सटीक जवाब नहीं दे सका। यह पता लगाने के लिए कि रिश्तेदार मां के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी को इतनी दृढ़ता से क्यों छिपा रहे थे, जांचकर्ताओं को सभी परिवार के सदस्यों की बातचीत को सुनने की अनुमति मिली। आश्चर्यजनक रूप से बातचीत में किसी ने भी इस संभावना का उल्लेख नहीं किया कि विवियाना जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। सब कुछ इस ओर इशारा करता था कि महिला की स्वास्थ्य समस्याएं अनियंत्रित हो गई थीं और रिश्तेदार स्थिति की गंभीरता को बस समझ नहीं पाए। उनकी मुख्य चिंता परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा और अफवाहों से बचने की इच्छा थी। हालांकि रिश्तेदारों और पति ने इस स्पष्टीकरण को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही की ओर इशारा किया, जो महत्वपूर्ण जांच उपायों को समय पर नहीं कर सकीं। वे इस बात पर अड़े रहे कि विवियाना कभी भी खुद को और अपने प्यारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाती। रिश्तेदार एक अजनबी व्यक्ति की भागीदारी से आश्वस्त थे, जो उनके अनुसार महिला का पीछा कर रहा था और उसे एक सुनसान जगह पर पकड़ लिया था। हालांकि यह संस्करण संदेह पैदा करता था, क्योंकि किसी भी चश्मदीद ने किसी भी पीछा करने वाले को नहीं देखा था। उसे इन स्थानों की ओर क्या खींच रहा था? अभियोजक पक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि महिला के रिश्तेदार आखिरी क्षण तक बस उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंत में जांचकर्ताओं ने मामले को बंद करने का फैसला किया। विवियाना के रिश्तेदारों ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया, लेकिन जांच फिर से शुरू नहीं की जा सकी। अधिकारियों को संदेह है कि दुर्घटना के बाद मां पीछा किए जाने के डर से बच्चे के साथ भाग गई। उनके संस्करण के अनुसार या तो एक दुर्घटना हुई या सब कुछ विवियाना की अस्थिर मानसिक स्थिति के कारण हुआ। विवियाना का पति दानिएले सच्चाई जानने के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ रहा है। वह आश्वस्त है कि उसकी पत्नी अपने या अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बड़ों के विचारहीन कार्य एक युवा आत्मा को अविचारित निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसे निर्णय न केवल समाधान नहीं लाते, बल्कि कई लोगों के जीवन को पूरी तरह से गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इस परिवार की कहानी फोर्ट वर्थ, टेक्सास में शुरू हुई। स्टीवन, एक छोटे बीमा एजेंसी के मालिक का बेटा, स्कूल में एक प्रमुख व्यक्तित्व था। उसकी चुनी हुई बेथ लोमर थी, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और स्कूल के ऑनर क्लब की अध्यक्ष। वह एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में चमकती थी। उनका स्कूल का रोमांस कुछ बड़े में विकसित हुआ और 1974 में जब बेथ 18 वर्ष की हुई, वे शादी कर ली। यह निर्णय उन्होंने स्टीवन के नौसेना के साथ 4 साल का अनुबंध करने के तुरंत बाद लिया। 1976 की गर्मियों में सटीक रूप से 10 जुलाई को जोड़े को उनकी बेटी मैरी हुई। स्टीवन की सेवा के कारण सैन्य ठिकानों के बीच बार बार स्थानांतरण करना पड़ता था। यह खानाबदोश जीवन शैली युवा परिवार के लिए एक गंभीर परीक्षा बन गई। यह स्थिति बेथ के लिए विशेष रूप से कठिन थी। सेवा समाप्त होने के बाद जब परिवार फोर्ट वर्थ लौटा, समस्याएं और बढ़ गईं। बेथ ने अपने पति के व्यवहार पर बढ़ती असंतुष्टि व्यक्त की। उसके शब्दों में, वह एक अप्रत्याशित उदासी की ओर झुकने वाला व्यक्ति था, जो एक नौकरी में लंबे समय तक नहीं रह सकता था। उसने अपने रिश्ते की तुलना एक जोशीले किशोर के प्रेम से की।
इस समय तक रोमांस पहले ही रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ तले फीका पड़ चुका था। स्टीवन का गुस्सैल स्वभाव और उसकी अनुचित ईर्ष्या ने स्थिति को और खराब कर दिया। 1979 में बेथ ने अलग होने का फैसला किया। मैरी एक आज्ञाकारी बच्ची के रूप में बड़ी हुई और अपने स्कूली सफलता से अपने माता पिता को खुश करती थी। उसे संगीत में रुचि थी। स्कूल ऑर्केस्ट्रा में क्लैरिनेट बजाती थी और कला और नृत्य कक्षाओं में जाती थी। अपने पिता की सेवा के कारण बार बार होने वाले स्थानांतरण शुरू में उसके लिए आसान नहीं थे। उसे लगातार स्कूल और दोस्त बदलने पड़ते थे। लेकिन समय के साथ मैरी ने परिवर्तनों से निपटना सीख लिया। धीरे धीरे वह अधिक सामाजिक हो गई और नए सहपाठियों और शिक्षकों के साथ आसानी से तालमेल बिठाने लगी। अपने माता पिता के अलग होने के बाद मैरी अपनी मां के साथ पड़ोसी शहर चली गई। उसके पिता पुराने निवास स्थान पर रहे। विरले मिलने के बावजूद वह हमेशा उनके बारे में प्यार से बात करती थी। स्टीवन पोर्ट वर्थ में एक छोटे अपार्टमेंट में रहने लगा। मैरी और उसकी मां महीने में लगभग 2 बार उससे मिलने जाते थे। 1980 में बेट्स की जिंदगी में एक नया परिचित आया, फ्रैंक बैरोज, एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी। उनकी पहली मुलाकात उसके पिछले पति की फ्लोरिडा में सेवा के दौरान हुई थी। शुरू में उनके बीच दोस्ती विकसित हुई, लेकिन बेट के तलाक के बाद उनका रिश्ता गहरा हो गया। जब उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए कितने उपयुक्त हैं, जोड़े ने साथ रहने का फैसला किया। नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद फ्रैंक ने ग्रैनबरी नामक छोटे टेक्सास शहर की पुलिस में शामिल हो गए, जो पोर्ट वर्थ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। यह लगभग 10,000 की आबादी वाला एक विशिष्ट प्रांतीय शहर था। इस समय फ्रैंक भी अपनी पिछली साथी से अलग हो चुके थे। इस रिश्ते से उनका एक बेटा था, जो मैरी के साथ समान आयु का था। पिता को पूरी कस्टडी मिली और वह अकेले उसे पाल रहे थे। फ्रैंक का एक विशेष नियम था, जो कई लोगों के भाग्य को प्रभावित करने वाला था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक शर्त रखी। अगर वह अपनी मां के पास जाएगा, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। यही दृष्टिकोण उनकी नई साथी की बेटी पर भी लागू किया गया। मैरी को अपने जैविक पिता से संपर्क से काट दिया गया। हालांकि यह स्थिति बहुत कठोर लग सकती थी, फ्रैंक का मानना था कि यह हेरफेर को रोकता है। बेथ ने इस दृष्टिकोण से सहमति जताई, ये नहीं जानते हुए कि एक दिन यह उनके खिलाफ मुड़ सकता है। उसे डर था कि उसके पूर्व पति के साथ लंबा संपर्क उसकी बेटी की उसके प्रति धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 1981 में बेथ और फ्रैंक ने शादी कर ली, लेकिन जल्द ही कठिनाइयां शुरू हो गईं। बेथ को नौकरी करनी पड़ी, जिससे परिवार के लिए उसका समय कम हो गया। इससे नए पारिवारिक बंधनों के निर्माण में कठिनाई आई। स्थिति इस तथ्य से और भी जटिल हो गई कि मैरी अपने सौतेले पिता की उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। समस्या और भी गंभीर होती गई और परिवार ने पेशेवर मदद ली। मनोवैज्ञानिक ने पाया कि सौतेले पिता के भी अपनी सौतेली बेटी के प्रति जटिल भावनाएं थीं। उन्हें मां और बेटी के बीच विशेष निकटता से परेशानी थी। मैरी वास्तव में अपनी मां से बहुत जुड़ी हुई थी और यह स्थिति बिना किसी स्पष्ट समाधान के और बिगड़ती गई। अपने 16वें जन्मदिन पर मैरी का जीवन अचानक बदल गया। जब वह घर लौटी तो उसने एक अप्रिय दृश्य देखा। उसका सौतेला पिता फ्रैंक एक अजनबी महिला के साथ समय बिता रहा था। देखी गई बात से क्रोधित होकर उसने तुरंत अपनी मां को बताया, लेकिन बेथ की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। चूंकि वह स्थानीय अस्पताल के भीड़भाड़ वाले आपातकालीन विभाग में काम करती थी, वह शायद ही कभी घर पर होती थी और न तो अपने पति को और न ही अपनी बेटी को अक्सर देखती थी। बेथ, जो अपने समय सारिणी की विशेषताओं को समझती थी, ने फ्रैंक के व्यवहार की निंदा नहीं की। उसने खुद को दोषी ठहराया और कहा कि उसने परिवार को बहुत कम समय दिया था। इस रवैये ने मैरी को गहराई से चोट पहुंचाई। बेटी की नजर में फ्रैंक माफी के लायक नहीं था और वह अलगाव पर जोर दे रही थी। बेथ ने अपनी बेटी से वयस्कों के मामलों में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया। धीरे धीरे मतभेदों के कारण मैरी अपने परिवार से दूर हो गई। सौतेले पिता के साथ हर बातचीत एक विवाद बन गया, जिसमें वह उसे बुरी रोशनी में दिखाने की कोशिश करती थी।
अंत में उसने अपनी मां को एक अल्टीमेटम दिया, या तो तलाक या वह घर छोड़ देगी। बेथ ने उस चीज को नहीं माना जिसे वह जोड़ तोड़ समझती थी। यहां तक कि जब मैरी ने वास्तव में अपना सामान पैक करना शुरू किया, तब भी मां ने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बजाय बेथ ने एक अस्थायी समाधान सुझाया, अपनी बेटी को फोर्ट वर्थ भेजने का, लेकिन उसके जैविक पिता के पास नहीं, बल्कि मां के माता पिता के पास। उसने स्थानांतरण की व्यवस्था की, नए स्कूल में दाखिले में मदद की और लगातार संपर्क में रहने का वादा किया। मैरी ने स्थानांतरण से सहमति जताई, लेकिन वहां केवल 5 दिन रही। टैक्सी पर अपनी सारी बचत खर्च करने के बाद वह अपनी मां से सुलह की उम्मीद में ग्रैनबरी लौट आई। लेकिन यहां फ्रैंक का बनाया नियम लागू हुआ। उसके अपने बेटे ने हाल ही में एक समान स्थिति का अनुभव किया था। वह अपनी जैविक मां के पास चला गया था, निराश हुआ और वापस आना चाहता था। फ्रैंक ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब यह नियम मैरी पर लागू किया गया। घर का रास्ता बंद कर दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो कोई भी स्वेच्छा से घर छोड़ता था, उसे वापस लौटने का मौका नहीं मिलता था। बेथ ने बाद में इस स्थिति को अपने जीवन की सबसे कठिन स्थितियों में से एक के रूप में याद किया। भावनात्मक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सभी चिल्ला रहे थे। मां और बेटी अपने आंसू नहीं रोक सकी, लेकिन कोई समझौता नहीं मिल सका। बेथ ने महसूस किया कि फ्रैंक उसे उसके और उसकी बेटी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर रहा है। कई परिचितों ने स्थिति के बारे में फ्रैंक के दृष्टिकोण को साझा किया। वे उसकी चिंता को समझते थे कि माता पिता के बीच बार बार स्थानांतरण बच्चों के विकास और व्यक्तित्व निर्माण को कठिन बना सकता है, खासकर इस उम्र में जब स्थिरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। एक पूर्व सैन्य कर्मी के रूप में फ्रैंक व्यवस्था और अनुशासन के मामलों में सिद्धांतों के प्रति विशेष निष्ठा के लिए जाना जाता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसका निर्णय निरंतर अशांति, भावनात्मक तनाव और रिश्तों की कठिनाइयों को रोकने में मदद करेगा। उसका दृढ़ संकल्प अपने खुद के बेटे की स्थिति में भी दिखा, जिसे उसने वापस आने से मना कर दिया। मैरी के लिए यह स्पष्ट हो गया कि फ्रैंक अटल रहेगा। उसके प्रति उसका रवैया पहले ही उसके विवाह बाह्य संबंध से हिल गया था और अब गहरी नफरत में बदल गया। उसने उसे अपनी मां से पुनर्मिलन में एक बाधा के रूप में देखा। कोई और रास्ता न देखकर मैरी फोर्ट वर्थ लौट गई। दादा दादी के साथ रहना अब संभव नहीं था, इसलिए उसने कुछ समय एक किराए के अपार्टमेंट में बिताया। उसकी मां अभी भी फ्रैंक के संपर्क में थी और उसकी स्थिति को नरम करने की उम्मीद कर रही थी। मां ने फ्रैंक को समझाया कि उसने मूल रूप से स्थिति को अस्थायी माना था और उसे विश्वास था कि उसकी बेटी जल्द ही लौट आएगी। लेकिन ऐसी ईमानदार बातचीत भी पूर्व सैन्य कर्मी के निर्णय को नहीं बदल सकी। वह अपने फैसले पर अटल रहा। तनावपूर्ण स्थिति के कारण मैरी को फिर से मनोवैज्ञानिक मदद लेनी पड़ी। सत्रों में उसने अपनी छोड़े जाने और धोखे की भावनाओं के बारे में बात की, ये मानते हुए कि फ्रैंक जानबूझकर उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। इन घटनाओं ने अनपेक्षित रूप से स्टीफन रॉबर्ट्स, मैरी के जैविक पिता का जीवन बदल दिया। 3 साल के विरले मिलन के बाद उसकी बेटी उसके पास रहने आ गई। स्टीव के लिए, जो उस समय अकेला रह रहा था और अवसाद से जूझ रहा था, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसे डाकिये के रूप में काम मिला और उसने संड्रा हडगिंस से मुलाकात की, जो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी। इस समय वह और उसकी बेटी एक छोटे एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे, जहां मैरी को रसोई में एक फोल्डिंग बेड पर सोना पड़ता था। स्टीफन का जीवन मौलिक रूप से बदल गया। एक बेटी और एक नई साथी उसके जीवन में आई। समय न गंवाते हुए उसने 1-2 कमरे का अपार्टमेंट ढूंढा और स्थानांतरण की व्यवस्था की। सब कुछ काफी जल्दबाजी में हुआ और वह नए अपार्टमेंट को सही ढंग से सजा नहीं पाया, खासकर अपनी निजी कठिनाइयों के कारण, जिनसे वह कई वर्षों से जूझ रहा था। अपनी बेटी की कठिन स्थिति के प्रति जागरूक होकर स्टीव ने उसे खुश करने की कोशिश की। वह उसके साथ सिनेमा, कैफे जाता और लगातार नई गतिविधियां सोचता रहता। लेकिन उसकी नई साथी संड्रा ने देखा कि इन प्रयासों से वांछित सफलता नहीं मिल रही थी। मैरी का स्कूल का प्रदर्शन गिरने लगा।
हर दिन वह अपनी माँ से फोन पर बात करती और वापस लौटने की विनती करती। वह माँ के प्यार के लिए तरसती, अपने पिता के खाना पकाने के कौशल और उसके रखरखाव की आलोचना करती। अक्सर फोन वार्तालाप कड़वे आंसुओं और वापस लौटने की विनतियों के साथ समाप्त होते। नया स्कूल मैरी को पसंद नहीं आया और उसके पिता का छोटा अपार्टमेंट उसे पिंजरे जैसा लगता था। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसकी मां ने अपनी बेटी से ऊपर नए पति को रखा। पेथ केवल अपनी विवशता की बात करती। उसके पति ने सौतेली बेटी को घर में आने की कड़ी मनाही कर दी थी। मैरी की निजी डायरी में उसके जीवन के बारे में परेशान करने वाली प्रविष्टियां दिखाई देने लगीं। चिंतित पिता ने तुरंत अपनी पूर्व पत्नी से संपर्क किया। वह अपनी बेटी से गंभीर बातचीत के लिए जल्दी आई और पाया मैरी केवल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद स्थिति में सुधार आया। किशोरी नई जिंदगी के साथ समायोजित होती दिख रही थी। मैरी के ग्रेड में स्पष्ट सुधार हुआ। वह फिर से सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक बन गई और अपने सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठा लिया। बाहरी तौर पर ऐसा लगता था जैसे जीवन सामान्य हो गया हो। उसका व्यवहार अधिक संतुलित हो गया। आसपास के लोगों की राय में मैरी की भावनात्मक स्थिति सामान्य हो गई थी। वह पूरी तरह से समायोजित हो गई थी। संड्रा ने देखा कि उसकी सौतेली बेटी कभी अपने पिता से विवाद नहीं करती, हमेशा सम्मान दिखाती और बहुत संयत व्यवहार करती। परिचित और रिश्तेदार हाई स्कूल की छात्रा को एक आदर्श किशोरी मानते थे। पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता रहा, यह नहीं जानते हुए कि मैरी की बाहरी शांति के पीछे एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण छिपा था। वह केवल स्थिति के साथ समझौते का दिखावा कर रही थी, जबकि गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बना रही थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को 18 फरवरी 1993 को परिवार ने मैक्सिकन खाना मंगवाने का फैसला किया। खाने के बाद स्टीवन चर्च सेवा के लिए गया, लेकिन जल्द ही अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस लौट आया। उसकी स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ गई थी। उसे तेज पेट दर्द होने लगा। चिंतित मैरी संड्रा के पास दौड़ी और अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया। संड्रा तुरंत स्टीवन की स्थिति देखने आई। इस समय तक उसे पहले ही बाहों में दर्द, निगलने में कठिनाई और पूरे शरीर में तेज तनाव था। परेशान महिला ने एम्बुलेंस बुलाने का फैसला किया। जब वह कंट्रोल रूम से बात कर रही थी, आदमी की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। दौरे पड़ने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा, सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। बचाव दल जल्दी पहुंचा, लेकिन श्वास मार्ग पहले ही बंद हो चुका था। 38 वर्षीय स्टीवन अस्पताल नहीं पहुंच पाया। मैरी जड़वत खड़ी थी और फैली आंखों से घटना को देख रही थी। संड्रा ने, जो किशोरी को भारी दृश्य से बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे कसकर गले लगा लिया। इस क्षण महिला को घटना के वास्तविक कारण का कोई अंदाजा नहीं था। यह कोई संयोग नहीं था। कुछ घंटों बाद फ्रैंक और बेथ को दुखद समाचार पहुंचाया गया। उन्हें मैरी को ग्रैनबरी वापस लाना पड़ा। किशोरी ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। मेडिकल एग्जामिनर ने निष्कर्ष निकाला कि हार्ट अटैक ही कारण था। सीने और बाहों में दर्द, मतली और सांस की तकलीफ इसी ओर इशारा करते थे। विशेषज्ञ ने अन्य संभावनाओं पर विचार नहीं किया। सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध लग रहा था। रिपोर्ट में एक प्राकृतिक कारण दर्ज किया गया। विष विज्ञान परीक्षण नहीं किए गए। प्रयोगशाला के पास शरीर में कुछ खास पदार्थों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपकरण ही नहीं थे। समारोह के बाद जब सब चले गए, मैरी अपने पिता की आराम की जगह पर रुक गई। वह निश्चल खड़ी थी, खाली नजरों के साथ, स्पष्ट रूप से गहरे सदमे की स्थिति में। विदाई समारोह के बाद बेथ ने अपनी क्रोधित बेटी से बात करने का फैसला किया। उसने फ्रैंक के बिना एक नई जिंदगी शुरू करने और पनामा सिटी, फ्लोरिडा जाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। मैरी ने केवल कड़वी मुस्कान दी। उसने ऐसे वादे पहले भी अपनी मां से सुने थे। हालांकि इस बार बेथ ने अपनी बेटी को आश्वस्त किया कि उसे वहां पहले ही नौकरी मिल गई है। महिला सपना देख रही थी कि वे फिर से दोनों साथ रहेंगी, जैसे पहले रहती थीं। उसकी बेटी की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उसे एक गंभीर पैनिक अटैक आया। उसे अपनी सांस वापस पाने और संतुलन फिर से हासिल करने में कुछ समय लगा।
मां ने इस स्थिति को स्थानांतरण के तनाव और हाल की घटनाओं पर डाल दिया, वास्तविक कारणों का अंदाजा लगाए बिना। पनामा सिटी जाने के बाद मारिया धीरे धीरे अपने पापा के बिना जीना सीख गई। बेथ ने यातायात विभाग में सचिव के रूप में नौकरी पाई और अपनी बेटी को एक नए स्कूल में दाखिला दिलाया। जीवन सामान्य होता दिख रहा था, सिवाय उसकी बेटी की उदास अवस्था के। मां ने खुद को दोषी ठहराया और सोचा कि एक प्रिय व्यक्ति की हानि, बार बार के स्थानांतरण और सौतेले पिता के साथ कठिन संबंध इसका कारण है। स्कूल का मनोवैज्ञानिक युवा महिला की भावनात्मक स्थिति को ध्यान से देख रहा था। विशेषज्ञ ने गंभीर भावनात्मक थकान का पता लगाया। कभी कभी मैरी को उठने की भी शक्ति नहीं मिलती थी। बेथ को अपने पूर्व पति की समान स्थिति याद आई और उसे ऐसी समस्याओं के लिए आनुवांशिक प्रवृत्ति की आशंका हुई। चिंतित मां ने अपनी बेटी की गहरी उदासी को दूर करने में मदद करने की उम्मीद में एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। 4 महीने बाद फ्रैंक प्रकट हुआ। जब वह पनामा सिटी आया, उसने बेथ के साथ विवाह को पुनर्स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। उसने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और बच्चों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का वादा किया। आश्चर्यजनक रूप से मैरी की मां ने अपने बेवफा पति पर फिर से विश्वास किया। मैरी घटनाओं के इस मोड़ से क्रोधित थी। उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से दृढ़ता से इनकार कर दिया जिसने लगातार उसकी मां के विश्वास का दुरुपयोग किया था। उसने कहा कि उसे टेक्सास की याद आती है और वह वहां वापस जाना चाहती है, केवल अपनी मां के साथ रहने के लिए। लेकिन बेथ ने पहले ही फ्रैंक के साथ फिर से जुड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद मैरी ने अपने दादा जिम से संपर्क किया और मैन्सफील्ड में उनके साथ रहने की अनुमति मांगी। रिश्तेदारों ने अपनी पोती को स्वीकार करने पर सहमति जताई और इस तरह उसने एक बार फिर निवास स्थान और स्कूल बदल लिया। दादा को केवल यह चिंता थी कि वह अपने पिता की समाधि पर जाने से दृढ़ता से इनकार कर रही थी और गहरी भावनाओं की बात कर रही थी। बाद में बेथ को लगा कि उसकी बेटी स्थानांतरण के माध्यम से अपने पिता के परिवार के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। मैरी एक आदर्श पोती और उत्कृष्ट छात्रा साबित हुई, जो सक्रिय रूप से पारिवारिक जीवन में भाग लेती थी। उसने अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को आगे विकसित किया और पत्रकारिता में रुचि ली। अपनी आकर्षक उपस्थिति के बावजूद उसने संयमित कपड़ों की शैली को प्राथमिकता दी। मैरी विवेक के लिए जानी जाती थी। वह कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं करती थी, कभी भी बहुत देर तक बाहर नहीं रहती थी और शोर शराबे वाली पार्टियों से दूर रहती थी। हालांकि कई युवा पुरुषों ने उसमें रुचि दिखाई, वह रोमांटिक संबंधों से दूर रही। स्कूल में मैरी को एक नई दोस्त मिली, स्टेसी, जो सबसे लोकप्रिय छात्राओं में से एक थी। उसने देखा कि मैरी के साथ कुछ गड़बड़ था, जैसे उसने कुछ बहुत मुश्किल समय से गुजरी हो। मुख्य पात्र ने सावधानी से अपने पिता के बारे में हर बातचीत से बचा, यह समझे बिना कि उसका बोझ कितना भारी था। आंतरिक संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। सब कुछ जनवरी 1994 में बदल गया, जब दोनों दोस्तों ने साथ में हैमलेट पढ़ा। स्टेसी ने जहर के बारे में एक अंश पढ़ा और अचानक देखा कि मैरी पीली पड़ गई और जम गई। उसकी दोस्त के स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर एक अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति हुई। राज को और लंबे समय तक छिपाने में असमर्थ मैरी ने अपनी कहानी बताई। फरवरी 1993 की शुरुआत में उसने रसायन विज्ञान की कक्षा से चुपके से एक विशेष पदार्थ लिया, एक नैपकिन में लपेटा हुआ। उसी शाम उसने इसे अपने पिता के खाने में मिला दिया। उसके बाद उसे अपने कार्य के परिणाम देखने पड़े, जिनसे वह आज तक उबर नहीं पाई। मैरी ने इसे गुप्त रखने की विनती की। स्टेसी पहला व्यक्ति था जिसे सच्चाई पता चली। जैसा कि पता चला, यह एक विशिष्ट पदार्थ था जो सामान्य जांच में पता लगाना मुश्किल था। यह अचानक हृदय समस्याएं पैदा करता है जो प्राकृतिक बीमारी जैसी लगती हैं। मैरी ने दावा किया कि उसे यह नहीं पता था। वह केवल चाहती थी कि उसके पिता बीमार हो जाएं और उसकी मां उसे अपने पास ले लें। भ्रमित स्टेसी ने यह अपनी मां को बता दिया। उन्होंने विश्व विज्ञान केंद्र से पदार्थ के गुणों के बारे में पूछताछ की। विशेषज्ञ चिंतित दिखे और जवाब देने से बचे।
मां ने बातचीत समाप्त कर दी। स्टेसी लंबे समय तक नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। शुरू में उसने चुप रहने का फैसला किया और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक असफल मजाक था। उसने अपनी दोस्त को एक मनोवैज्ञानिक या पादरी से मिलने का सुझाव दिया, लेकिन बिना सफलता के। स्थिति और भी कठिन होती गई। फरवरी 1994 में, ठीक एक साल बाद, दादा ने दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित किया। जब स्टीफन रॉबर्ट्स की याद में शब्द बोले गए, मैरी रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता की समाधि कहां है। चिंताएं स्टेसी को कई हफ्तों तक नहीं छोड़ी। अंत में वह स्कूल काउंसलर के पास गई। कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन विशेषज्ञ ने इसे गंभीरता से लिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया। स्टेसी स्थिति के स्पष्टीकरण की आशा कर रही थी। हालांकि स्थानीय प्रयोगशाला के पास $1,50,000 के मूल्य के आवश्यक उपकरण नहीं थे। ऐसी तकनीक केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध थी, इसलिए अतिरिक्त जांच का प्रश्न ही नहीं उठा। आवश्यक उपकरणों वाली उपयुक्त प्रयोगशाला की खोज में पूरे 3 महीने लग गए। इस दौरान स्टेसी ने एक आंतरिक संघर्ष का सामना किया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रति अपराध बोध कम नहीं हुआ। शायद सच बताने का उसका निर्णय एक गलती थी। उसने अपनी दोस्त से मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह छोटी सी आंखों का संपर्क भी नहीं सह सकती थी। किस्मत ने स्थिति को सुलझाते हुए दिखाई दी। स्नातक होने के बाद दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेजों में चली गईं। स्टेसी के लिए यह वास्तविक राहत थी। यह मैरी से संपर्क को स्वाभाविक रूप से समाप्त करने का अवसर था। उनकी एक समय की करीबी दोस्ती धीरे धीरे रेत में बह गई। स्टेसी ने आशा की कि सब कुछ अतीत में रह जाएगा। जांच की प्रगति के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी और मान रही थी कि मामला समय के साथ भुला दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर 1994 में फोर्ट वर्थ से एक जांचकर्ता ने उसे फोन किया। जटिल प्रयोगशाला परीक्षणों के परिणाम अंततः आ गए थे। विश्लेषणों ने पुष्टि की, स्टीवन रॉबर्ट्स के शरीर में एक खतरनाक पदार्थ पाया गया जो स्वीकृत मानक से 250 गुना अधिक था। विशेषज्ञों की राय ने मामले की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया। मैरी को टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन में अपनी पढ़ाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जहां उसे एक प्यारी और निर्दोष छात्रा के रूप में जाना जाता था। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन जोर देकर कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसके शब्दों के अनुसार वह केवल चाहती थी कि उसके पिता बीमार हो जाएं, इस उम्मीद में कि वह अपनी मां के पास वापस जा सकेगी। गलत अनुमान ने अपूरणीय परिणामों की ओर ले गया। यही कारण था कि वह इतने लंबे समय तक पश्चाताप से पीड़ित रही। घटना के मूल्यांकन में समाज विभाजित था। कुछ ने मैरी की निंदा की, अन्य ने सहानुभूति दिखाई। कई लोगों ने उसकी भागीदारी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। कुछ ने मां को दोषी ठहराया, जिसने अपनी बेटी से ऊपर अपने नए पति को प्राथमिकता दी और इस तरह उसे निराशाजनक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अभियोजक ने आरोपी को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताया। 18 अक्टूबर 1994 को पहली सुनवाई हुई। मैरी को जमानत पर अपनी मां की देखरेख में रिहा कर दिया गया। अब यह तय करना था कि मामले को आगे कैसे निपटाया जाए। घटना के समय वह 17 वर्ष की थी, जिसके लिए उसके मामले की कार्यवाही में एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। वसंत 1995 में मैरी के लिए एक मोड़ आया। उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोप गंभीर था और अदालत ने मामले को वयस्क मुकदमे के रूप में निपटाने का फैसला किया। उसकी मां के $10,000 की जमानत जमा करने के बाद मैरी फ्रैंक और बेथ के पास लौट आई। दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान उसने वेट्रेस के रूप में काम लिया, जो परिस्थितियों को देखते हुए कई लोगों को एक असामान्य विकल्प लगा। अगले साल मई में, जब मैरी 19 वर्ष की हुई, न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई। अपनी बेटी की रक्षा के लिए मां ने स्टीवन के बीमा से प्राप्त धन $60,000 का उपयोग किया। इस पैसे से फोर्ट वर्थ के 2 अनुभवी वकीलों को नियुक्त किया जा सका। बचाव की रणनीति इस बात पर आधारित थी कि युवा महिला का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह केवल चाहती थी कि उसके पिता बीमार हो जाएं, ताकि वह अपनी मां के पास लौट सके।
हालांकि अभियोजन पक्ष ने कार्यों की पूर्व योजना पर जोर दिया और बीमा भुगतान को प्रेरक के रूप में उद्धृत किया। मां के साथ फिर से मिलने की इच्छा वास्तव में कारण रही होगी, लेकिन यहां तक कि इस मामले में भी अभियोजन पक्ष ने उच्चतम कठोरता की मांग की। मुख्य गवाह स्टेसी थी, मैरी की सबसे अच्छी दोस्त, जिसने उस समय के दौरान उसकी भावनात्मक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। स्टेसी के अनुसार उसकी दोस्त जब स्कूल से पदार्थ ले गई तब उसे इसकी खतरनाक प्रकृति का पता था। शैक्षणिक संस्थान को यह भी समझाना पड़ा कि छात्रों को रसायनों तक कैसे पहुंच मिली। हालांकि यह सवाल जल्द ही दबा दिया गया। मैरी के बचाव में उसका मनोचिकित्सक आगे आया। उसने कहा कि युवा महिला ने कभी भी किसी योजना के संकेत नहीं दिखाए और एकमात्र निदान उसके पिता की घटना के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। सभी सत्रों में मैरी चुपचाप बैठी रहती थी और अक्सर अपना चेहरा आंसुओं के पीछे छिपाती थी। पश्चाताप के स्पष्ट संकेतों और पिता के प्रति प्रेम के दावों के बावजूद अभियोजन पक्ष ने इसे अवास्तविक माना। उनके अनुसार घटना सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थी। उन्होंने तर्क दिया कि मां के पास वापस जाने के लिए ऐसे चरम उपायों की आवश्यकता नहीं थी। उन दिनों एक दोस्त ने मैरी की योजनाओं के बारे में अपनी यादें साझा की। मैरी अक्सर सोचती थी कि वह अपनी मां के पास कैसे वापस जा सकती है। उसके दिमाग में विभिन्न विचार आए। उदाहरण के लिए, अपने पिता के अपार्टमेंट में आग लगा देना, इस उम्मीद में कि उसकी मां उसके बाद उसे अपने पास ले लेगी। उस समय किसी ने मैरी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें किशोर कल्पनाओं और मजाक के रूप में खारिज कर दिया। बाद में मां ने घटना के लिए खुद को दोषी ठहराया। अदालत में उसने स्वीकार किया, अगर वह सिर्फ एक हफ्ते पहले अपनी बेटी के साथ फ्लोरिडा जाने का फैसला कर लेती तो सब कुछ अलग हो सकता था। परिवार मैरी के साथ खड़ा रहा, यहां तक कि पितृपक्ष के दादा जिम ने भी अपनी पोती के लिए दया की याचना की। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह जानबूझकर अपने माता पिता को नुकसान पहुंचा सकती है। अभियोजक ने अधिकतम संभव सजा की मांग की, 35 साल बाद रिहाई की संभावना के साथ आजीवन कारावास। वहीं बचाव पक्ष ने परिवीक्षा की वकालत की और तर्क दिया कि मैरी पहले ही काफी पीड़ा झेल चुकी है। वकीलों ने जोर दिया, मैरी को अपने कर्मों का बोझ जीवन भर उठाना होगा। शायद रिश्तेदारों की नरम फैसले की विनतियों या आरोपी के ईमानदार आंसुओं ने अदालत के निर्णय को प्रभावित किया। अंततः उसे 28 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें 7 साल बाद समय पूर्व रिहाई की संभावना थी। बचाव पक्ष ने तुरंत अपील दायर की, ये मानते हुए कि अभियोजन पक्ष ने मैरी की मानसिक स्थिति के बारे में बयानों का अनुचित उपयोग किया था। मैरी को हिरासत में ले लिया गया और विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया। 1998 में अपील खारिज कर दी गई और मैरी ने अपनी सजा शुरू की। अपनी मां से बातचीत में उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसकी पूर्व दोस्त स्टेसी घटना के लिए खुद को दोषी ठहराए। मैरी ने स्टेसी के कार्यों को सही माना। सजा सुनाने के बाद मुख्य अभियोजक ने स्टेसी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और जोर देकर कहा कि यह मामला केवल उसकी सतर्कता और नागरिक भावना के कारण सुलझ पाया, अन्यथा यह अनसुलझा रह जाता। अंततः मैरी ने सलाखों के पीछे 8 साल बिताए और 2003 में रिहा कर दी गई। आज वह 40 के आरंभ में है, विवाहित है और एक अलग नाम से रहती है। अब वह डोरोथी कहलाती है, यह उसका दूसरा नाम है। उसका नया उपनाम और वर्तमान जीवन का विवरण गुप्त रखा जाता है।